नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपने मध्य प्रदेश की वो खबर तो देख ली होगी जहाँ पर बिना कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए या बिना किसी ट्रायल के सिर्फ़ इसलिए कि शायद उसका नाम शहज़ाद था, 20 करोड़ रुपए का वो घर बताया जा रहा है जिसको पल भर में बुलडोज़ कर दिया गया और उसके साथ-साथ खड़ी हुई जो गाड़ियाँ थी उनको भी बुलडोज़ कर दिया गया। सवाल उसके बाद ये उठने खड़े हो गए हैं कि अब तक ये देश संविधान से ही चल रहा है ना? ये देश अभी भी लोकतांत्रिक निज़ाम से ही चल रहा है। ये लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि न्याय के लिए अभी भी हम अदालतों का ही रुख करते हैं और वहाँ से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ आपको मिलेगा। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्यों की सरकारें ये भूल चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है और खास तौर पर अगर मुजरिम, हालांकि अभी तक उसका गुनाह तय भी नहीं हुआ है, और खास तौर पर मुजरिम अगर एक खास तबके का है तो फिर तो उनको इस तरह का अन्याय करने में, इसको आप बुलडोजर न्याय का नाम देते हैं लेकिन मैं उसको अन्याय बोलूंगी, अन्याय करने में पल भर नहीं लगता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का ये पूरा मामला है जहां पर ये बताया जा रहा है कि किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर जो शहजाद हैं, जो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता बताए जाते हैं, वो एक भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर उपद्रव होता है, जहां पर पत्थरबाजी होती है। हालांकि शहजाद का ये कहना है कि पुलिस वालों ने भी उनके ऊपर पत्थरबाजी की थी। ये तमाम बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच आप ये देखिए कि जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पत्थरबाजी की, पहली बात तो उनको पूरे बाज़ार में, मध्य प्रदेश में, छतरपुर में उनको परेड कराई जाती है, उनसे नारे लगवाए जाते हैं कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और छतरपुर में शहजाद का जो घर है, जो शहजाद का ये कहना है कि 20 करोड़ रुपए का लगभग ये उनका घर है, उसको पल भर में बुलडोज़ कर दिया जाता है, बुलडोज़र से उसको गिरा दिया जाता है, जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी उनको भी तोड़ दिया जाता है और नाम दिया जाता है कि इल्लीगल तरीके से बना था। अब शहजाद का वक्तव्य सामने आया है। शहजाद का ये कहना है कि 7 साल से ये घर बन रहा था, मैं बिजली का बिल पे करता हूँ, मैं पानी जो आता है उसका बिल पे करता हूँ, 7 साल तक ये घर बनता रहा, तब किसी को कोई ख्याल नहीं आया कि ये घर जो है वो दरअसल इल्लीगल है। लेकिन अब इस घर को इल्लीगल होने के नाम पर तोड़ दिया गया और सवाल ये उठ रहा है कि घर इल्लीगल था क्या, वहां खड़ी हुई गाड़ियां जो थी वो भी इल्लीगल थी, उनको भी तोड़ दिया गया। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो बाकायदा तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए लग रहा है कि अब एक कंपटीशन सा बन गया है। हमने पहले देखा था जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया था। और अब जो नए मुख्यमंत्री साहब हैं, लग रहा है कि उनको नंबर्स में आगे बढ़ना है और नंबर्स में आगे आप किस तरह से बढ़ सकते हैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि कैसे पल भर में किसी की गाड़ी कमाई का बना हुआ घर आप बुलडोज कर दें। ये बुलडोजर अन्याय जो है, जिसको न्याय कहा जा रहा है, ये चल पड़ा है। वो शेर है ना कि घर अगर किसी का भी जद में आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, वो आपने सुना होगा मशहूर शेर। वही है कि अगर आप एक किसी के घर गिराए जाने को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो मत भूलिए ये नंबर आपका भी कभी भी आ सकता है और कई ऐसी घटनाएं हमने देखी भी हैं। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये वो नेता हैं जिन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई है। हालांकि इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे के बीत जाने के बाद क्यों नींद खुली है विपक्ष की और क्यों विपक्ष ने अब बोलना शुरू किया है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पहले वो नेता बने जिन्होंने इसको लेकर मुखर होकर ट्वीट किया और इसकी आवाज उठाई, और वो मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूंगी। और उन्होंने ये याद दिलाया है मोहन यादव को, जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कि उन्होंने ईश्वर की मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं या आप MP MLA बनते हैं तो आप ये शपथ लेते हैं, वो शपथ याद दिलाई है। और फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर उस शपथ को भी ध्वस्त यानी कि बुलडोज कर दिया गया जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते समय ली थी। क्योंकि जिस तरह के घर की एक एक ईंट को नष्ट किया गया उसी तरह शपथ का एक एक शब्द भी नष्ट हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार ही न्यायपालिका हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान ने विधि से हटकर होने वाली बुलडोजर की कार्रवाइयों पर रोक लगाएं। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। और अब प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर अपनी आवाज को मुखर किया है और खुलकर मोर्चा संभाला है। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है और ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना ही चाहिए। ये प्रियंका गांधी ने लिखा है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। हालांकि देर से ही सही उनकी नींद खुली, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर। उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूं। आरोपी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने का अधिकार अदालत को है, किसी भी प्रशासकीय अधिकारी या MP MLA साहब को नहीं है। छतरपुर में शहजाद अली का मकान पुलिस पर पथराव करने के कारण तोड़ा गया या अतिक्रमण के कारण तोड़ा गया, ये बात प्रशासन को इसका खुलासा करना चाहिए। और इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। 4 तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। मैं चाहूंगी स्क्रीन पर अगर आप वो ट्वीट लेकर आ जाए इमरान प्रतापगढ़ी का, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये सारे पत्थरबाज झारखंड भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या इनके लिए वही बुलडोजर न्याय स्वीकार करेंगे जो वो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ये 4 तस्वीरें शेयर की हैं जो आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने झारखंड में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने अब ये महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। सवाल यही उठ रहे हैं अब कि क्या अब न्याय बुलडोजर से भी होगा? क्या अब न्यायपालिका में जाने की जरूरत नहीं रह गई है? अब पुलिस एक तरफा कार्रवाई के नाम पर, जो राज्य सरकारें हैं वो एक तरफा कार्रवाई के नाम पर किसी का भी, जब भी उनका दिल चाहेगा, किसी का भी बिना किसी ट्रायल के, बिना गुनाह सिद्ध हुए आप उसके घर को बुलडोज कर देंगे। और उस एक इंसान के अगर मान भी लिया कि वो गुनाहगार है तो उस एक इंसान के लिए उसके पूरे परिवार को आप सजा देंगे, क्योंकि उस घर में पूरा परिवार रहता था। और ये पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और तमाम जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां अब बुलडोजर से न्याय किया जा रहा है। और उन्हें लगता है कि खासतौर पर अगर एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ वो गुनहगार है जिसका गुनाह सिद्ध भी नहीं हुआ है, तो फिर तो आप वाहवाही आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। और जिस वोट बैंक को आप खुश करना चाहते हैं शायद वो खुश होकर आपको शाबाशी देगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी हमने देखा कि नफरत की इस राजनीति को पूरी तरीके से देश के लोगों ने नकार दिया। इसीलिए तमाम तरह की नफरत, बुलडोजर, अन्याय सब कुछ करने के बावजूद 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। लेकिन लग रहा है कि इससे उसने कोई सबक नहीं सीखा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों को आप स्क्रीन पर ले आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, जो मुखरता से इन तमाम मुद्दों पर लिखते और बोलते आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट पूरी तरीके से वायरल है, जिसमें उन्होंने बहुत संगीन और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर उठाए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत अगर मैं आपसे करना चाहूँ प्रेम कुमार जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? पहली बात, किसी का गुनाह सिद्ध नहीं हुआ, पत्थरबाजी अगर की गई तो उसके लिए आप उसके ऊपर धाराएं लगाकर उनको आप गिरफ्तार करिए, कोर्ट डिसाइड करें कि वो गुनहगार है या नहीं गुनहगार है, उसके बाद जो सजा देगी वो कोर्ट न्यायपालिका देगी। ये देश अभी भी संविधान से चल रहा है, लेकिन जिस तरह की बर्बरता की है, जिस तरह की बर्बरता की पराकाष्ठा हमें देखने के लिए मिली है, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया, हालांकि देर से नींद खुली है विपक्ष के इन नेताओं की, जब सोशल मीडिया पर हमने देखा कि लगातार कांग्रेस को टैग करके सवाल पूछे गए कि भाई कांग्रेस के ही कार्यकर्ता या नेता थे, तो अब तक आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे? तो बोलना शुरू किया है और ट्वीट किया है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखेंगे, कैसे आंकेंगे? जी, शुक्रिया। देखिए, कहीं पर मान लीजिए स्कूल में बच्चे बदमाशी करते हैं तो टीचर कंट्रोल करते हैं, टीचर भी अगर नहीं करते हैं तो प्रिंसिपल करते हैं, अगर पूरा स्कूल ही अगर गलत कर रहा है तो शिक्षा विभाग करता है, शिक्षा विभाग अगर गलत करता है तो उससे ऊपर मंत्रिपरिषद तक बात जाती है, फिर न्यायालय तक बात जाती है, बहुत सारी पूरी व्यवस्था बनी हुई होती है। ये जो मामला हो रहा है कि बुलडोजर को जस्टिस बताया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन को, ये पूरी तरीके से न्यायपालिका का एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर करना है। न्यायपालिका आत्मसमर्पण कर चुकी है, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो आप याद कीजिए। अनुराग ठाकुर ने जब कहा था गद्दारों को गोली मारो, और पब्लिक बोल रही, मैंने गद था ना, एक लाइन वो बोलते थे, दूसरा जनता बोलती थी गोली मारो सालों को, वाली जो बात थी, वहाँ से शुरुआत होती है। उस मामले में हालांकि जो केस दायर किया गया था कि दिल्ली दंगे से पहले उनकी बात पर प्रोवोकेशन हुआ बोल के, तो दंगे से प्रूव करना आसान नहीं होता है और अदालत में वो खारिज हो गया था। लेकिन उस समय कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो बहुत ही याद रखने वाली बात है। कोर्ट ने कहा था कि मुस्कुराते हुए अनुराग ठाकुर ने ये बात कही, और मुस्कुराते हुए कोई बात कही जाती है तो वो क्रिमिनल नहीं होता है। तो वो बात वो मुस्कुराते हुए जो कह रही थी और अदालत कबूल कर रही थी, कम से कम ये तो समझा जाना चाहिए था कि एक मंत्री कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है। ये बात अदालत को नहीं सूझ रही थी। ठीक है, कम्युनल एंगल नहीं हो सकता, ये मान लिया, लेकिन वो कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है, गद्दारों को गोली मारने की बात कर रहा है। कौन गद्दार तय करेगा? गद्दार अनुराग ठाकुर तय करेंगे? गद्दार वहाँ इस मामले में पुलिस तय कर रही है कि कानून को किसने तोड़ा। जो मकान गिरने वाला मामला है, इसमें पथराव की घटना हुई, पथराव में पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस, ये जघन्य घटना है, छोटी घटना नहीं है। पुलिस का रसूख होता है, उसको अपने रसूख को बचाए रखने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन क्या एक्शन? कानून से बाहर जाके एक्शन लेंगे क्या आप? जिस बात के लिए पुलिस किस लिए होती है? पुलिस होती है कानून कोई तोड़े नहीं, इसके लिए होती है। कानून के दायरे में रहे लोग, इसके लिए होती है पुलिस। और पुलिस खुद कानून तोड़ने जा रही है, और अदालत कानून जिसका परम कर्तव्य है कानून की रक्षा करना, कानून के हिसाब से देश चले, इसकी ये करना, और अदालत उस पर चुपचाप बैठी हुई है। ये सिलसिला अनुराग ठाकुर के समय से शुरू हुआ लगता है, और देश में एक घटना तो है नहीं कि बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट था कि हाई कोर्ट था, मैं भूल रहा हूँ, हाई कोर्ट था जी, आदेश आ चुका था। लेकिन आने के बावजूद वृंदा करात रोक रही थी, टीवी चैनल में चल रहा था कि आदेश आ चुका है, अब आगे डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो डिमोलिशन हुआ, और अदालत के आदेश के बावजूद हुआ।
इसको भी संज्ञान में लाया गया अदालत के, फिर भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। और वहां जहां डिमोलिशन चल रहा था उसके ठीक बाद में अगला नंबर मंदिर का था, वो भी अतिक्रमित जमीन पर था। तो मंदिर तक आने से पहले आप डिमोलिशन करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्षमा कीजिए, अदालत हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, और वो साफ तौर पर उल्लंघन होता रहा। तो ऐसे मामले में जब अदालत के आदेश का उल्लंघन सीधे प्रशासनिक अधिकारी कर रहा हो और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, तो ये सिलसिला उसी सिलसिला की कड़ी बढ़ में है। उत्तर प्रदेश में सरेआम होता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई, पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई। और उसके बाद बहुत आगे चल के मैं घटना भूला जाता हूँ, उसी में से एक पुलिस अफसर किसी दूसरे मामले में कह रहा था कि मैं अतीक के मामले में निपटा के आया हूँ। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। वो बयान किसी दूसरे मामले में कह रहा है कि मैं अतीक को निपटा के आया हूँ, यानी अतीक को के साथ जो हुआ उसको पुलिस ने निपटाया था। ये कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात है। इस पर समाज सोया हुआ है, कानून सोया हुआ है। विधानसभा के भीतर मिट्टी में मिला दूंगा, ये बात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर कही थी उन्होंने, और उसके बाद कही ही नहीं। जब अतीक अहमद इन लोग मारे गए तो बाद में दूसरे मंत्री दूसरे तरीके से सदन में कहते हैं, हमने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा और हमने कर दिखाया। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई या मुख्तार अंसारी जेल में मारे गए, इन सबको क्या मिट्टी में मिला देने के उसी बयान से ये जुड़ा हुआ है? वो उनका बयान है, हम आरोप नहीं लगा रहे। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं बता रही हैं कि अदालतें इसको स्वीकार कर रही हैं। एग्जीक्यूटिव चढ़ करके एक खास तरीके से अपने आप को गद्दी में बनाए रखने के लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं, राजनीतिक ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल अपनी लठैत की तरह वो कर रहे हैं। पुलिस का लठैत तो लाठी लेके चलता है, ये तो गोली लेके चलने वाले लोग हैं और बुलडोज कर रहे हैं। ये जो बुलडोज करने वाली घटना है, जो करोड़ों की बिल्डिंग है, करोड़ों की बिल्डिंग अतिक्रमण पर बनी, होता क्या है, क्राइम कुछ और होता है और अतिक्रमण बोल करके तुरंत सजा दी जाती है। यही तो बुलडोजर इनजस्टिस में दिख रहा है। तो वो मकान ऐसे सड़क पर बना हुआ कोई रेहड़ी नहीं है कि उसके लिए आदेश लेने की जरूरत नहीं है, आपने अतिक्रमण हटा दिया। वो पक्का मकान है, पक्के मकान का अतिक्रमण हटाने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो किए बिना आप इसलिए गिरा देंगे कि कोई घटना घटी और उस घटना में उस कथित अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम है। तो ये सब तो बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन असल बात यह है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके सामने अदालत सरेंडर कर चुकी है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ बोलना जरूरी है कि जब अदालतें सरेंडर करती हैं तो बांग्लादेश में जैसे चीफ जस्टिस को इस्तीफा दिलवाया गया, जस्टिस को इस्तीफा दिलवाया गया, जनता ने दिलवाया, वो हालात पैदा होने के रास्ते बन जाती, क्योंकि अदालत ही अंतिम उम्मीद है। अंतिम उम्मीद अगर ध्वस्त हो गई तो देश को अराजक होने से कोई रोक नहीं सकता। जी जी, बहुत संगीन और महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, क्योंकि आखिरी उम्मीद आपको कोर्ट से होती है कि आप न्यायपालिका का रुख करते हैं जब सारे दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं। अगर वो भी अगर गहरी नींद में सो जाए तो फिर सवाल ये उठता है कि इंसाफ के लिए फिर जाएं तो जाएं कहाँ? पंकज जी, इंसाफ के लिए पीड़ित वर्ग जाए तो जाए कहाँ? ऐसे तो जिसकी जब मर्जी होगी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो जब चाहेंगी, जिसके घर पर चाहेंगी, जिसके आशियाने पर चाहेंगी, बुलडोजर चला देंगी और उसको नाम दे देंगी इंसाफ का। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? और सवाल ये उठता है कि क्या, जो चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए इन तमाम चीजों पर? कोई वो मेरा अपना शहर है, मैंने उस शहर में पढ़ाई की, वहीं पढ़ाया, वहीं पत्रकारिता की, वहीं छात्र जीवन में हमने 7-7 दिन शहर बंद कराया है। और छतरपुर शहर की खासियत रही कि वहां पर कभी भी कोई सांप्रदायिक विवाद नहीं हुआ। छतरपुर के मुहर्रम की खासियत है कि वहां अभी भी जो बुर्राकें निकलती हैं उसमें 25-25 किलो सोना हिंदू सुनार चढ़ाते हैं।
और वो जो गहने होते हैं उनको बाद में रख दिया जाता है पूजा के बाद में, और उनको साल भर कोई बेचता नहीं है, वो उनकी पवित्र अमानत है। इतना खूबसूरत शहर है छतरपुर। देखिए, इस घटना को यदि हम समझें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसको छुपाने के लिए ये बुलडोजिंग की गई है। जिस दिन SC ST का बंद था, जिस समय SC ST का जुलूस निकल रहा था, ठीक उसी समय ये हमारे यहाँ छतरपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी कहलाती है, जो छतरपुर के जितने भी वक्फ या मुस्लिम से कंसर्न मोहल्ले होते हैं उनको करती है। शहजाद पहले उसके अध्यक्ष रहे, उसके बाद अभी जावेद उसके अध्यक्ष। अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने जिला प्रशासन को बोला था कि हम अहमदनगर के जो कथित संत हैं उनने जो हुजूर साहब के शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हम ज्ञापन देना चाहते हैं। पुलिस ने आखिर उनको उसी दिन क्यों बुलाया ज्ञापन लेने के लिए? नया मोहल्ला में जो तलैया है, वहां से छतरपुर के थाने की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये भीड़ वहां से पैदल चल के आ रही थी। पुलिस ने इनको वहां तक आने ही क्यों दिया? वो बहुत सकड़े रास्ते हैं वहां से, कोई बहुत चौड़े रास्ते नहीं, गलियां हैं वहां से सबनीकर मोहल्ले होते हुए जब आते हैं तो। थाने आकर ये जो लोग अगुआ थे, लीडर, वो सब लोग TI को बात कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, वो कह रहे थे आपको मुकदमा कायम करना चाहिए। और अचानक उसी समय पीछे से पथराव हुआ। वहां पे न तो कोई टकराव की बात थी, न तनाव की बात थी। अब इस पूरी घटना को यदि हम चेन के रूप में देखते हैं कि जिस दिन SC ST का बंद है उसी दिन इनको अनुमति दे देना कि आप थाने आए। छतरपुर में जिस थाने में ये घटना हुई उसके सामने हार्डली 20 फीट की चौड़ी सड़क है और उसके दोनों तरफ पक्का बाजार है। वहां पर कहीं ईंट गुम्मे सड़क पे पड़े नहीं होते हैं। वो कहां से आए? कौन लोग थे फेंकने वाले? शहजाद जो है कांग्रेस के नेता शायद नहीं है, वो जिला का उपाध्यक्ष है और उसका भाई जो आजाद है वो पार्षद है, वो उसको भी उस पर भी मुकदमा कायम किया गया है। और देखिए, हम घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं तब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। इस घटना के बारे में बस मैं इतना बता दूं कि ये 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ मकान है, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए आई है और उसके लिए बाकायदा बैंक ने लोन दिया है। यदि बैंक ने लोन दिया है तो जाहिर है कि उसका कागजात, उसकी वैलिडिटी सब कुछ चेक की गई होगी। मैं छतरपुर की अभी बात करूंगा, उससे पहले एक घटना बता रहा हूं जो बताती है कि हम सब लोग सुप्तावस्था में रहते हैं और किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं। पिछले हफ्ते जुमे के दिन उदयपुर में एक वाकया हुआ। शहर के बीच के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10 के बच्चों में झगड़ा हुआ। एक बच्चे ने दूसरे को मारा, दूसरे ने एक को चाकू मारा और वो उससे घायल हुआ। उसके बाद शहर में दंगे की स्थिति बनी, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ हुई। बहुत दुर्भाग्य है कि जो दूसरा बच्चा था जिसको चाकू लगा था, बाद में उसकी मौत हो गई। उस पूरी घटना में प्रशासन ने तत्काल वो कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे और उसके बाप को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, जबकि उसके बाप का उसमें कोई भूमिका नहीं थी। यहां तक तो ठीक है, और उसके घर पे बुलडोजर चला के गिरा दिया, जबकि वो उसका घर भी नहीं था। सब लोग कह रहे हैं भाई ये तो किराए पे रहता है, गरीब आदमी है, इसका अपना मकान नहीं है, लेकिन जिस मकान में रहता था उसको भी बुलडोजर चला के गिरा दिया। और उस पे चूंकि कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, राजस्थान कांग्रेस ने चर्चा नहीं की, किसी विपक्षी दल ने चर्चा नहीं की, किसी समाज सेवी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि किराए का छोटा मकान था। लेकिन जब शहजाद की 7 करोड़ की कोठी गिरती है तो सब लोगों की निगाह में आती है। हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो असल में एक विद्वेष और नफरत को दर्शाता है कि 20,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई कोठी को 6 घंटे में जमींदोज करके बिल्कुल जमीन में मिला दिया गया और घर के अंदर रखी गाड़ियां जो थी, 3 गाड़ियां और 5 टू व्हीलर, उनको पोकलैंड और क्रेन से
उठा उठा के पटका गया, जो दिखाता है कि न तो ये कानूनी वैधानिक थी, न नैतिक थी, ये केवल नफरत थी। और अभी मसला यही नहीं रुका है। छतरपुर पुलिस ने लगभग 54 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है और 18 लोगों के नाम जारी किए हैं। बोला है कि इनके चूंकि इनके खिलाफ मुकदमा कायम है, इनके बंदूकों के लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं। उसमें एक लड़का है शादाब सोनू। शादाब सोनू जिस समय का वाकया है उस समय वो सरकारी कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। वो छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर बड़ा मलेरा में उसकी पोस्टिंग है। वहां का जो मेडिकल ऑफिसर से लेके पूरा स्टाफ है वो गवाही दे रहा है, दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि शादाब सोनू तो सब बड़ा मलेरा में था, 50 किलोमीटर दूर। एक रफत खान है। रफत खान छतरपुर जिले में मशहूर है। वो जिसको खून की जरूरत होती है वो ब्लड डोनेशन का ग्रुप चलाते हैं। एक सूर्य प्रताप सिंह है, उनके परिवार में किसी को ब्लड की जरूरत थी, कैंसर के पेशेंट को। जिस समय वाकया हुआ वो लड़का ब्लड डोनेशन के उसमें है, उसके सीसीटीवीज है, उसका नाम मुकदमे में है। ऐसे ही नाजीम है, ऐसे कई लोग हैं जिनके रिकॉर्ड है कि वो लोग उस हुजूम में भी शामिल नहीं थे। और जिन लोगों को इन्होंने जुलूस निकाला है वो सभी लोग अंजुमन इस्लामिया के अगवा लोग थे। और जब पत्थरबाजी हुई वो उस समय आगे खड़े होकर पुलिस वालों से बात कर रहे थे। उस समय एसडीएम ने बोला कि भाई आप लोग ताकतवर लोग हैं, आप लोग इनको मना करो। इन लोग दीवार पर खड़े होकर मना कर रहे हैं कि जो कर रहा है उससे भगवान की कसम है, आप लोग ऐसा मत करिए। और बाद में इन्हीं लोगों को मारा गया। और ये कौन सा कानून है कि आप लोगों को कहलवाते कि पुलिस हमारी बात है, अपराध करना पाप है। ये एक दर्शाता है कि क्या पुलिस वालों की जो औलादे हैं, पुलिस वाले जिनके बाप हैं, वो क्या अपराधी हुआ करते हैं? ये जो घटनाएं हैं इसके ऊपर जब तक देखिए हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप आम बहुत सारे लोगों से बात करो, वो कहते हैं हाँ कानून व्यवस्था तो अच्छी नहीं, ज्यादा अच्छी नहीं है, हाँ ये तो है, महंगाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि मुल्लों को टाइट कर दिया। ये मुल्लों को टाइट करके जो लोकप्रियता पाने का जो एक जो जहर इस देश में शुरू हुआ है, वो जहर मोहन यादव ने भी अब बांटना शुरू कर दिया है। हर राजस्थान में बटा, राजस्थान की जो उदयपुर की घटना थी, चूंकि वो बेचारा किराए का मकान था, छोटी सी झोपड़ी छूट गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन शहजाद के मामले में, और आपको बताएं ये अकेले यहां नहीं रुकने वाला है। इससे पहले दमोह के एक स्कूल के अंदर बुलडोजर चलाया गया और उसमें बदनाम किया गया कि लड़कियों को वो स्कार्फ बांध के मुसलमान बनाया जा रहा है, जबकि वो वहां का सबसे अच्छा स्कूल था। हम ऐसी घटनाओं को आप बताएं, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास की घटना है। एक लेडी लकमे का इंस्टीट्यूट चलाती है, उसको आरोप लगा दिया आपने कि वो तो धर्म परिवर्तन कराना चाह रही थी और पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया। जबकि हकीकत यह थी कि जिन लड़कियों ने वो मुकदमा कायम कराया वो फीस नहीं देना चाहती थी। हमारे लिए धर्म परिवर्तन कराना, एक मुसलमान होना, एक मुसलमान का रसूखदार होना या पैसे वाला होना, ये इस समय एक नफरत की बात बन रही है। और जो लोग कहते हैं ना, जो आज सवाल पूछते हैं कि 75 साल पहले देश का विभाजन हुआ था तो इसीलिए हुआ था कि तुम मेरे मोहल्ले में नहीं रह सकते हो, तुम मेरे घर के बगल में नहीं रह सकते हो, तुम अपनी पसंद का व्यापार नहीं कर सकते हो। जब यही नफरतें बढ़ती हैं तो हम अपने खूबसूरत देश को बांटने के बीज बोते हैं। और जो छतरपुर की घटना है, देर आयत दुरुस्त आयत, कांग्रेस ने में अभी जीतू पटवारी ने भी बयान दिया है और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर अब सामने आ रहे हैं। लेकिन ये महज सियासत ना रहे जब तक इसके अंदर समाज खड़ा नहीं होगा। और राहत इंदौरी का शेर जो आपने शुरुआत में बोला था, ये जान के चलें कि जब नफरत बढ़ेगी तो आज मुसलमान के लिए, कल क्रिश्चियन के लिए, परसों सिख के लिए, उसके बाद दलित के लिए होगी, फिर आदिवासी के लिए होगी, फिर मेरे विचार से आप असहमत है उनके लिए भी होगी। ये जो नफरत के बीज बो दिए गए हैं। और सबसे दुर्भाग्य जो प्रेम जी ने बोला कि हमारी अदालतें इसमें बिल्कुल ही यानी शाखा बनी हुई है आरएसएस की। ये पिछले साल भी एक मामला इस प्रकार का कोर्ट गया था। पिछले साल भी एक मामला कोर्ट में गया था
इस प्रकार के घरों को गिराने का, लेकिन कोर्ट ने उसके अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया अपनाया। याद करें 3 साल पहले इलाहाबाद में जावेद पंप के मकान को इसी तरीके से गिरा दिया गया था, जबकि वो इलाहाबाद जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके प्लॉट पे बना हुआ मकान था। हम्म। जी जी, बिल्कुल। इस तरह की घटनाएँ हम लगातार देख रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर जिसका जुर्म अभी सिद्ध नहीं हुआ है, मैं बार-बार ये बोलूँगी कि जुर्म सिद्ध हुआ ही नहीं है, ना कोई ट्रायल हुआ है, सिर्फ़ आप आँखों देखी आप उसको मुजरिम मानकर और उसके घर को आप बुलडोज़ कर देते हैं। ये सिर्फ़ मैं यहाँ शहज़ाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बात उन तमाम लोगों की कर रही हूँ, जिनके घर इसी तरीके से बुलडोज़ कर दिए गए, जिसका ज़िक्र अभी पंकज जी ने भी एक किया। प्रेम कुमार जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, तो क्या इससे हम जैसे लोग क्या ज़्यादा पुरुम्मीद हो गए? क्या आपको लग रहा है कि अभी भी जो नफ़रत है समाज में कि अगर किसी मुसलमान का घर बुलडोज़ किया जा रहा है, ख़ास तौर पर अगर इतना आलीशान घर बना हो और उसको अगर बुलडोज़ किया जा रहा है, तो उन्हें एक तरह की तसल्ली उस ख़ास मैं हिंदू पूरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ, जिस आइडियोलॉजी को लेकर बीजेपी, आरएसएस चलती है, उन हिंदुत्ववादी संगठनों की बात कर रही हूँ, उनको एक अलग तरह का सैटिस्फैक्शन मिलता है ये देखकर। और क्या आपको लगता है कि ये घटनाएँ हमें आगे और बढ़ती हुई मिलेंगी? जैसे-जैसे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, वैसे-वैसे इन घटनाओं में क्या आप और इज़ाफ़ा होते हुए देखेंगे, ताकि जो उनका वो वोट बैंक है, उसको वो और ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकें? और क्या आपको लग रहा है ये पूरी की पूरी जो सियासत है, अभी भी उसी तरीके से परवान चढ़ रही है? या फिर आपको लग रहा है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो हम बातें करते हैं, उसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और वो उसने कहीं न कहीं इस सांप्रदायिक सियासत में जगह ले ली है? अनम्यूट कर लीजिए। जी, जी, अब आ बुशरा रही है जी, आपकी बात। जी, देखिए पूरी पुलिस तो सांप्रदायिक हो नहीं गई है, न पूरी अदालत सांप्रदायिक हुई है। हुआ है कि वातावरण जो है वो सांप्रदायिक हुआ है। सत्ता में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने इस सांप्रदायिक वातावरण को अपनी सत्ता में बने रहने की एक स्थिति के तौर पर इस्टैब्लिश करना शुरू किया है, उस माहौल को मजबूत करना शुरू किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपने बहुत सही कहा कि ये एक तक नहीं सीमित होगा, दूसरे धर्म और दूसरी जाति के लोग भी इसके शिकार होंगे। तो वो कौन सी शक्ति है जो सत्ता में बने रहने के लिए डिविजिव पॉलिटिक्स को धर्म जाति तक किसी भी हद तक विस्तार देने के लिए तैयार बैठी है? कभी कहा जाता था कि पाकिस्तान भेज देंगे, आप देश में रहना है तो ऐसे बोलना होगा, वैसे बोलना होगा। और कभी कहा जाता था कि क्रिकेट देखना भी, किसी ने कोई पटाखा फोड़ दिया तो दंगा हो जाता था, ऐसा भी माहौल था। उसके बाद देखिए मणिपुर का सिचुएशन आया जहां मुख्यमंत्री बम फोड़ रहे हैं। आजकल उनका ऑडियो बहुत चर्चित है कि वो बम फोड़ रहे थे, तो भी अमित शाह जी और मुख्यमंत्री के बीच की बातचीत है। यानी शासन ही उस चीज में शामिल है डिविजिव पॉलिसी में कि मैतेई और कोकी के बीच लड़ाई होगी तो एक का पक्ष सरकार लेगी और बम भी उसी के तरफ से फोड़ेगी। ये बात अब सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति किनको सूट करती है? ये स्थिति उन लोगों को सूट करती है जो लोग मुट्ठी भर हैं, जो पूरे देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आप अंबानी अडानी तो प्रतीकात्मक नाम है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनके लिए सरकार है, जिनको हर बात में पॉलिटिक्स पर कब्जा चाहिए, शासन व्यवस्था पर कब्जा चाहिए, शासन दरअसल उनके लिए हो गया है। तो कैसे भी शासन करो, इसके लिए जो काम करना हो करो, किसी का कत्ल करना हो, दंगा कराना हो, बम मारना हो, सांप्रदायिकता फैलानी हो, अगर बगैर पड़ोसी देश से युद्ध भी करना पड़ जाए, कोई माने इस तरह की चेंज जो घटनाएं, कुछ भी करना हो करो, सत्ता में बने रहो, क्योंकि आपको कुछ लोगों की हितों की हिफाजत करनी है। तो ये डेमोक्रेसी कोलैप्स हो रहा है।
डेमोक्रेसी कोलैप्स होने का सिस्टम। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के पास में 303 सीटें की 240 सीटें हैं, किसी तरीके से वो सत्ता में तब भी थे, आज भी है, ताकत तब भी उनके पास थी, आज भी है। लेकिन इसी डेमोक्रेसी का करेक्शन भी डेमोक्रेटिकली हो सकता है। आज ये मुद्दा कैसे बड़ा बना, सोशल मीडिया ने बनाया। आप सही हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज के दिन में 4-5 दिन बीत जाने के बाद आज हम दिग्विजय सिंह का भी बयान देख रहे हैं, जीतू पटवारी का भी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी का भी देख रहे हैं, दूसरे नेताओं का भी देख रहे हैं। तो ये बयान अचानक क्यों आए? क्योंकि सोशल मीडिया में ये आवाज बुलंद हुई और लोगों को लगा कि क्या मुसलमानों के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा? क्या राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन कहता था कि हम अल्पसंख्यकों की आवाज है या हम इस देश में बहुसंख्यकवाद चलने नहीं देंगे, उनकी आवाज भी खत्म हो गई क्या? ऐसी इस तरह की जब आवाज सोशल मीडिया से आने लगी तो कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा आज सामने आने के लिए कि गलत को गलत कहें। उनकी भाषा संयत है, वो मुसलमान हिंदू करके बात नहीं कर रहे हैं, सबको ट्वीट्स आप देख लीजिए, सब सिर्फ यही कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, संविधान को तोड़ा नहीं जा सकता। इस भाषा में कांग्रेस जो है उतरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम संविधान को अगर बचाएंगे तो मुसलमान ही सुरक्षित नहीं होगा, दलित भी सुरक्षित होंगे, हर प्रदेश में कुकी भी सुरक्षित होगा, दूसरे लोग भी सुरक्षित होंगे। अगर हम संविधान की बात नहीं करेंगे, केवल ये कहेंगे कि मुसलमान असुरक्षित है, तो मुसलमान सिर्फ असुरक्षित नहीं है, जो कोई भी इस सत्ता के खिलाफ होगा, चाहे वो संविधान की बात करेगा, जातीय जनगणना की बात करेगा, अपने हक हुकूक की बात करेगा, जिससे इस सरकार को अपनी कुर्सी हिलती नजर आएगी, उनको वो उनके लिए खतरा होंगे और सत्ता उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। क्या बुलडोजर उन लोगों के घर नहीं चल रहे हैं जो सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं? सत्ता के खिलाफ बोल के देखिए, नहीं आपके घर में बुलडोजर चलेगा। ये भी बात है। मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज भी कर रहा हूँ और ये बात भी कह रहा हूँ कि ये तो सांप्रदायिकता एक एक्स्ट्रा एंगल है जो बीजेपी को सूट करती है और बार बार वो इसका इस्तेमाल करती है, उसको बार बार कहते, उसका फेवरेट पिच है जिस पर वो खेलती है। लेकिन एक्चुअल में उनकी जो मंशा है वो कुछ लोगों के लिए शासन चलाना और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू को खत्म करना, नेस्तनाबूद करना। उसमें अदालत अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हमारी चिंता का विषय यही है कि अदालत ही अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो इस देश को कोई बचा नहीं सकता। जी, अदालत ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो इस देश को कोई बचा नहीं सकता, और यही सवाल उठ रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। पंकज जी ने भी कहा और प्रेम जी ने भी, दोनों ने ही ये महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, क्योंकि सरकारें अपने राजनीतिक हित के लिए और अपनी तरह की राजनीति करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेंगी, लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण रोल हो जाता है न्यायपालिका का और उसके अलावा होता है विपक्ष का, कि आप इतनी जोर से और इस तरह से आवाज उठाएं कि जो बहरे हो चुके हैं उनके कानों तक भी पहुंच जाए, और न्यायपालिकाएं इस तरह का इंसाफ दें कि किसी की हिम्मत ना हो इस तरह की हरकतें करने की, जो फिलहाल अब आम हो चली हैं। और आम क्यों ना हो पंकज जी, अगर देश के प्रधानमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर शमशान कब्रिस्तान की बात करे, अगर 80-20 की बात करे, अगर लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान से शुरू होकर मुसलमान पर खत्म हो जाए, हरियाणा के चुनाव में पहली ही जनसभा अमित शाह करे और वहां पर कहे कि मुसलमानों की बात करें कि 4% जो आरक्षण है हम उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सियासत उनकी मुसलमान से शुरू होकर मुसलमान पर खत्म हो जाए और उसमें मुसलमानों को देश के दुश्मन की तरह पेश किया जाए, ऐसे पेश किया जाए मानो कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। और फिर हमने देखा मध्य प्रदेश तो वो एग्जाम्पल बन चुका है उस प्रदेश का जहां पर किस तरह से एक आदिवासी शख्स के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है और दलितों के साथ किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, वो सब भी, यानी कि किसी भी तरह के विरोध के जो स्वर उठेंगे उनको इसी तरह से कुचल दिया जाएगा। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो सिर्फ एक मोहरा है, उनको ये पता है कि जब जब कोई ऐसा करता है उसे और ज्यादा इनामात से नवाजा जाता है।
अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे मौजूद हैं कि जब आप इस तरह की नफरत की सियासत करें, नफरत की भाषा बोले, तो कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि आपको माला पहनाकर आपका स्वागत किया जाता है। ये एक कॉमन ट्रेड बन चुका है। तो ऐसे में क्या हम इन सरकारों से कोई उम्मीद कर सकते हैं, प्रशासन से कोई उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे वक्त में जब हम ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हुए हैं, उम्मीद किससे की जाए? क्या विपक्ष को सिर्फ ट्विटर तक ये बयान देने तक सीमित हो जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि उनको जाकर वहां पर अपना विरोध उस तरह से दर्ज कराना चाहिए, ताकि सरकारों को ये लगे कि आगे अगर ऐसा कुछ किया तो विपक्ष इतना मजबूत है कि हमें जवाबदेह बनाएगा? मैं आपको बताऊं कि प्रेम जी ने जिस पर इशारा किया था, अतीक और उसके भाई की जुडिशियल कस्टडी में हत्या हुई इलाहाबाद में, उस पर एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं था, उसमें कुछ भी योजना नहीं थी, वो स्वाभाविक अचानक स्पॉन्टेनियस अपराधी आए और उन्होंने हत्या कर दी। तो पुलिस की भूमिका बड़ी सराहनीय थी, उन्होंने बड़े संयम से काम किया। ये 7 दिन पहले की रिपोर्ट है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। जब प्रशासन में बैठे लोग जुडिशरी के सपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट करते हैं, तभी ऐसी हरकत होती है। आज सुबह 4 बजे असम के नगांव में 3 दिन पहले बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना घटी थी। एक नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसमें 3 लोग पकड़े गए थे। चूंकि जो 3 लोग पकड़े गए थे वो मुसलमान थे, तो जाहिर है कि उसकी रिएक्शन हिमंता शर्मा की दूसरे तरीके की होनी थी। आज सुबह की घटना है, सुबह 4 बजे पुलिस का ऐसा दावा है कि जो प्रमुख आरोपी है उसको क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था और वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। तो पुलिस कस्टडी से भागते समय तालाब में गिर गया और डूब के मर गया। अब कोई आप देखिए क्या कि उन्होंने इसको लोकल पब्लिसिटी के रूप में यूज किया कि हमने हाथों हाथ न्याय कर दिया। देखिए, जो हाथों हाथ न्याय करने की प्रवृत्ति और उससे खुश होने वालों की संख्या है, वो ऐसे कुकर्मों को समाज में स्थापित कर रही है। धीरेन्द्र गर्ग जो बागेश्वर सरी के लोग हैं, वो लोग बयान दे रहे हैं कि जो पत्थर चलाएगा उसके घर से छत जुदा कर दी जाएगी, हम पुलिस का स्वागत करते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि यदि पुलिस थाने पर या पुलिस अधिकारी पर कोई हमला होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कड़ी कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम कानून सम्मत कार्रवाई से परे हटकर ऑटोक्रेसी करें। तो हम इस परिस्थिति में देश का माइंडसेट को एक सर्टेन जो वोटर ग्रुप है, सब लोग उस समय कह रहे थे कि भाई ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, क्या नाम है, ये बागेश्वर किस्म के लोग सांप्रदायिक लोग हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ उनके पैरों में पड़े हुए थे। ये वो लोग हैं जो लोग धर्मनिरपेक्षता को ताकत से खड़े होकर हाथ में झंडा बरदार नहीं बन पा रहे हैं। इनको लगता है कि हम यदि अपने आप को सेकुलर कहलाएंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं देगा। ये हम नेहरूयन आइडियोलॉजी से भटक कर मार्केटिंग आइडियोलॉजी में फंसे हुए लोगों के समूह बन चुके हैं। समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो अभी सामने आके इसका विरोध करेगा? बिल्कुल आप ठोक के विरोध करो, पुलिस के ऊपर हमला हुआ वो गलत है और पुलिस पर हमला करने वालों को आइडेंटिफाई करके उनको सजा दी जानी चाहिए, उन पे एनएसए की कार्रवाई करो आप। लेकिन जो मकान, अभी आपको बताएं छतरपुर शहर की आज की हालत, अभी 1 घंटा पहले मेरी बातचीत हुई है वहां पर। छतरपुर शहर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो कोई मोमोज का ठेला लगाता है, जो पकौड़ी का ठेला लगाता है, वो 3 दिन से शहर से बाहर नहीं निकले, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं डर के कारण। क्योंकि उनको ये डर है कि वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो सकते हैं या पुलिस एट्रोसिटी का शिकार हो सकते हैं। और
एक बड़ा वर्ग है जो शहर में जुलूस निकाल रहा है कि हम पुलिस के साथ हैं, हम पुलिस के समान। भाई पुलिस के साथ हम भी हैं, पुलिस कानून व्यवस्था बना के रखे उसके लिए हम सभी लोग साथ में हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बना के रखने के लिए हम आपको निरंकुश नहीं होने दे सकते हैं। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कार्यपालिका, न्यायिका और विधायिका तीनों हिस्से बने जो अपना अपना उनका कार्य क्षेत्र है और वो एक दूसरे को चेक करते हैं। लेकिन जब एक डीएम खड़ा होकर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, वो जज बन जाए, डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दे दे उस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर बैंक लोन है, और सबसे बड़ी चीज है अभी उस शहर के अंदर जो भी थोड़े बहुत पैसे वाले मुसलमान हैं, जो थोड़े रसूख वाले मुसलमान हैं, उन वो भागे भागे घूम रहे हैं। किसी को अपने होटल बनाया है, उसको ढहने का खतरा है, लोग दलाल जा रहे हैं उनके पास कि तेरी होटल गिरा दी जाएगी, तेरा मकान गिरा दिया जाएगा, फलाने से बात कर ले। ये धंधा शुरू हो चुका है उस शहर में। मैंने कभी अपने छतरपुर शहर को इस तरीके का नफरत में डूबे हुए नहीं देखा है। मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज को लेकर। हमारा शहर कभी ऐसा नहीं था। मैंने खुद ने अपने छात्र जीवन में 7-7 दिन शहर बंद कराया है, और जन मुद्दों पे शहर एक तरफा बंद होता था, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय। उस शहर के अंदर भी ऐसा हो रहा है। वो कौन, देखिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कोतवाली के। मेरे पास फुटेज है, उसमें साफ दिख रहा है पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं। आप आइडेंटिफाई करिए, पकड़िए। लेकिन ये पूरी जो साजिश है, इसकी साजिश की जांच होना चाहिए कि स्पेशली जिस दिन SC ST का बनता उसी दिन क्यों गए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि उसी दिन ज्ञापन देने जाया जाए। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने बुलाया। जी जी बिल्कुल, तो इनकी इन तमाम बारीकियों पर भी इस पर गहन चिंतन करने की और इसकी पूरी जांच करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं कि वहाँ पर तमाम सीसीटीवी फुटेज उसका मौजूद है, उसमें आप आइडेंटिफ़ाई करिए और आइडेंटिफ़ाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनको कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट तय करे कि किन धाराओं के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और फिर उसको लेकर कार्रवाई हो। लेकिन ये ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने की, एक वर्ग को प्रताड़ित करके दूसरे वर्ग को खुश करने की जो पूरी सियासत चल पड़ी है, ये उसी का नतीजा है। ये डर की सियासत है कि एक समुदाय में आप डर और भय पैदा करें और दूसरे को उससे आप खुशी दें ताकि आपका वोट जो है वो कंसोलिडेट हो। ये बिल्कुल उसी तरह की राजनीति है जो लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले पर कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान लेती है, क्या कोई राजनीतिक दल, खासतौर पे मैं कांग्रेस की बात करूं क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है वो वहां पर, क्या वो कोर्ट का रुख करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि कैसे इंसाफ के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे तमाम वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।